नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। सियासी अटकलों का बाजार फिर हुआ गर्म। सिंह सिद्धू के सिर पर सजेगा पार्टी प्रधान का ताज। आज हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश में अनीता यादव से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा, बीजेपी के गुंडों को मिलनी चाहिए सजा। दिल्ली में अमित शाह से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। इस्तीफे की अटकलों को किया खारिज। पाकिस्तान में आतंकी हमले पर चीन की 2 टूक। कहा, कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमारी मिसाइलें और सेना है तैयार। रुख करते हैं पहली खबर का। महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। ये मुलाकात सुबह 10:30 बजे हुई। इससे पहले कल शरद पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। हालांकि शरद पवार पीएम मोदी की मुलाकात पर शिवसेना का कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एनसीपी के मंत्रियों को जितनी छूट इस सरकार में मिली है उतनी किसी सरकार में नहीं मिली है। डॉक्टर साहब, शरद पवार और पीएम मोदी की इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, ये तो मायने हैं तो शिवसेना के बयान से ही जाहिर हो रहा है। शिवसेना ये क्यों कह रही है कि जितनी आज़ादी, जितना फ्रीडम एनसीपी के मंत्रियों को मिल रहा है इस सरकार में, कोई दूसरी सरकार में इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओगे तो अभी जितनी आज़ादी हम दे रहे हैं उतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। ये तो शिवसेना में पता नहीं क्यों इस तरह का बयान इन्होंने दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मीटिंग की क्या है? 2 दिन के बाद मानसून के सत्र शुरू होने वाले हैं। विपक्ष ने प्लान बना रखा था कि महंगाई के मुद्दे पे, पेट्रोल के दाम के ऊपर, फ्रांस के अंदर जो राफेल की जो जांच हो रही है उसको लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, इन तमाम सवालों को के जरिए वो सरकार को घेरेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर दिया? जो विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर है, जो इनका सबसे बड़ा नेता है, उसको ही अपने पाले में कर लिया। तो ये हेडलेस विपक्ष अगले मानसून सत्र में, अब कयास बहुत सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। जो एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि चूंकि ये मीटिंग जो हुई, देवेंद्र फडणवीस फ्राइडे से ही दिल्ली में है, उन्होंने नड्डा साहब से मुलाकात की, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, तो ये तो महाराष्ट्र को लेकर के ही मुलाकातें हो रही होंगी। जब कैबिनेट एक्सपेंड किया गया तो देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं आया। मतलब ये बीजेपी को ये लग रहा था कि कभी भी वहाँ पे मुख्यमंत्री की ज़रूरत पड़ सकती है तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ पे विराजमान रहेंगे। उसके अलावा शरद पवार से जो मुलाकात हो रही है, तो शरद पवार जो प्रधानमंत्री से मिले उससे पहले पीयूष गोयल से मुलाकात होती है। ये मुलाकातों का सिलसिला क्या है? वो सिलसिला बता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है। दूसरी जो अहम बात है वो बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार इस बात को कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार महसूस भी कर रही है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है कि आप आइदर शिवसेना या एनसीपी के साथ गठबंधन बना करके सरकार बनाएं। तो इसके अलावा फार्मूला क्या हो सकता है? तो फार्मूला ये हो सकता है कि एक तरफ अनिल देशमुख और एनसीपी के बहुत सारे लोगों के ऊपर ईडी और पता नहीं किसी की तलवार लटकी हुई है, तो उसमें थोड़ी सी जो है ढिलाई दी जाए। उसके एवज में, उसके बदले भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए और एनसीपी बाहर से समर्थन दे। मतलब ये ना अलायंस बनेगा, न शिवसेना और एनसीपी के जो अनपॉपुलरिटी है उसका इम्पैक्ट बीजेपी पे आएगा और बीजेपी की सरकार भी बन जाएगी। तो ये लग रहा है
कि इस तरह का कोई सिस्टम महाराष्ट्र के अंदर बनने वाला है। जी, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना को ये डर सता रहा है कि एनसीपी उसका दामन छोड़कर जा सकती है, इसीलिए वो एनसीपी को लालच देने की कोशिश कर रही है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है। ये लड़ाई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच छिड़ी है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संकट को सुलझा लिया गया है, जल्द ही नए फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी जाएगी। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान होगा। पंजाब कांग्रेस में रार के बीच आज प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात भी की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन ने कहा है कि उन्हें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का हर फैसला मंजूर होगा। डॉक्टर साहब, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक दिन पहले तक तो सिद्धू को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी थी अमरिंदर सिंह को, अब वो एकदम से राजी कैसे हो गए? वो अभी भी नाराज हैं। ये तो मीडिया का चमत्कार है। कांग्रेस इकोसिस्टम जो पिछले 1 सप्ताह से बोल रहा है कि भाई फॉर्मूला निकल आया। अभी लेटेस्ट मैं बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो सिद्धू को पीसीसी चीफ के रूप में तभी स्वीकार करेंगे जब तक नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ जितने भी ट्वीट्स उसने किए, पंजाब सरकार के खिलाफ जितने भी बयानबाजी की, उसकी पब्लिकली माफ़ी मांगे। मतलब ये कि उनको माफ़ी मांगना होगा, तब जाकर के कैप्टन अमरिंदर इस बात से एग्री करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला बड़ा विचित्र है। फार्मूला ये है कि पार्टी की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को दी जाएगी और चुनाव और सरकार की कमान वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास रहेगा। मतलब 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी एक तो सांगठनिक तौर पे पूरे देश में कमज़ोर हो ही रही है, दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हो गई है। ये पॉलिटिक्स करने वाला कोई भी शख्स, बहुत एमेच्योर किस्म की राजनीति करने वाला शख्स इस बात को समझ सकता है कि अगर चुनाव के माहौल में 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे तो आप यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हराने में जुट जाएंगे। एक तो टिकट बंटवारे को लेकर के बवाल मचेगा, ये फिर जो है सोनिया गांधी के दरबार में मसला आएगा। और ये शर्त रावत साहब के सामने कैप्टन अमरिंदर ने रखी। और कांग्रेस पार्टी में तो खैर ये पुराना दस्तूर है, ये वहाँ का इसको कह सकते हैं कि पेट डायलॉग है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग एक ही स्वर में कहते हैं कि जो सोनिया गांधी फैसला करेंगी वो मान्य होगा। लेकिन ये मान्य होता नहीं है आजकल। अगर ये मान्य होता तो सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं आते, जतिन प्रसाद छोड़ के नहीं आते, वो कांग्रेस के तमाम लोग वो छोड़ के नहीं आते। दरअसल गांधी परिवार की साख खत्म होती जा रही है। एक काम ही करना था, सोनिया गांधी को इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू को सामने बुलाती, बिठाती और ये कहती कि ये मेरा फैसला है, दोनों को मानना होगा, तो ये मसला खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि अब न वो हिम्मत है, न वो साख है, न इतना ज़्यादा प्रभाव है कि सोनिया गांधी इस तरह का फैसला कर सके। जी, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बिल्कुल सही कहा, और वो ये कि जब कोई पार्टी संगठनात्मक तौर पर कमजोर होती है तो वो उसके बाद फ्रस्ट्रेट भी होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, जो कि कांग्रेस के साथ हो रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका कांग्रेस की नैया पार लगाने की तैयारी में जुट गई है। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी की अनीता यादव के साथ मुलाकात की। जिले के पसगवा की रहने वाली अनीता यादव के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी हुई थी। मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। अनीता से मीटिंग पर प्रियंका ने कहा कि मैं महिला होने के नाते अनीता से मिलने आई हूं, यहां किसी दल के नाते नहीं आई हूं। डॉक्टर साहब, प्रियंका के इस बयान में कितना दम है? कोई दम नहीं है, बेकार की बातें हैं ये सब। आपको अनीता यादव के साथ जो बदसलूकी हुई वो तो नज़र आ गया, बदसलूकी हुई है। और ये तब जब योगी सरकार ने उस पर पूरी कार्रवाई की है, पूरे थाने को सस्पेंड किया है। ऐसा नहीं है कि कोई घटना घटी, शर्मनाक घटना थी, उसके ऊपर
सरकार ने एक्शन नहीं लिया। सरकार बाकायदा एक्शन ले चुकी है, उस पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। सारी जो कानून के तरीके से जो काम किया जा सकता है वो सारे काम कर दिए गए हैं। इनफैक्ट योगी सरकार तो एक कदम आगे बढ़ के पुलिस सारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब डायलॉग तो बढ़िया है कि महिला होने के नाते मैं आई हूँ, तो महिला होने के नाते आपको बंगाल भी जाना चाहिए था, जहां हजारों महिलाओं के साथ रेप और गैंग रेप हुआ, कितनी महिलाओं को विधवा बना दिया गया, कितने महिलाओं के बच्चों को बाकायदा सरेआम उनकी हत्या कर दी गई, उनके घरों को आग लगा दिया गया। तब प्रियंका वाड्रा महिला नहीं थी उस समय क्या? तब महिला का दर्द समझ में नहीं आ रहा था? ये तमाशा बंद होना चाहिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म कि भाई आपको हथरस, उन्नाव या फिर लखीमपुर खीरी में कोई महिला के खिलाफ क्राइम हो तो वो क्राइम है, और बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो तो वो जुल्म नहीं है, वो सेकुलरिज्म है। तो ये जिस हिसाब की राजनीति प्रियंका वाड्रा कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि वो अपने भाई से भी कहीं और ज़्यादा आगे की खिलाड़ी हैं ये। जी, तो प्रियंका गांधी यहाँ पर एक सीजनल नेता तो है ही, जो सिर्फ चुनावों के वक्त घर से बाहर कदम रखती है। उसके साथ साथ वो एक अवसरवादी महिला नेता भी है, जिनका महिलाओं के लिए प्यार सिर्फ तब उमड़ता है जब चुनाव आने वाले होते हैं। चौथी बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। येदियुरप्पा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास से मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए कहा कि उन्होंने मुझे कर्नाटक में सत्ता में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में और ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए। इससे पहले कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आज अपनी इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया। जब येदियुरप्पा से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि कल मैं पीएम से मिला, हमने राज्य के विकास पर चर्चा की और मैं अगस्त में फिर से आऊंगा। ऐसी खबरों का कोई भी मूल्य नहीं है। डॉक्टर साहब, जहां राजनीति में धुआं होता है वहां तो आग होती है, तो कर्नाटक में क्या पकड़ा है? देखिए, बिल्कुल आग है जी। और मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि टेलीविजन चैनल वालों ने सवेरे से इस्तीफा दे दिया, नहीं इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा दे दिया। कुछ चैनल चला रहे हैं उधर कि इस्तीफा हो गया, अब 3 नए नाम की भी घोषणा हो गई कि भाई ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बेकार की खबरें हैं। हो क्या रहा है इसको समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में एक अनसेड रूल है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है, वो ये कि राजनीतिक जीवन में 75 साल लास्ट लिमिट है। 75 साल के बाद आप रिटायर हो जाएं, और ये राजनीति की वो परंपरा है। और मैं आपको एक हिंट भी दे दूं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस कानून को फॉलो करने वाले हैं, और अगर वो जिस दिन पीएम रहते हुए वो इस्तीफा दे देंगे, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, आप ये समझिए कि इनकी शख्सियत 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। महात्मा गांधी के बाद किसी का नाम लिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी का लिया जाएगा। तो ये कानून है, एक अनसेड रूल जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगाया गया है, जिसके तहत बहुत सारे लोग, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, यशवंत सिन्हा हों, बहुत सारे लोगों को बाकायदा उनको गार्जियन बना करके साइड रखने की कोशिश की गई, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये लोग फिर भी जो है उसमें बवाल मचाते थे। तो अभी कर्नाटक में ये हो रहा था कि ये बहुत बड़े लिंगायत लीडर है येदियुरप्पा जी। एक बेटा, तो पुत्र मोह बहुत खराब होता है, खतरनाक कॉकटेल है राजनीति में, खास करके हिंदुस्तान में, और बीजेपी में है तो और भी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक है। तो एक बेटा तो सांसद है, दूसरा बेटा येदियुरप्पा के जगह पे रियल पावर सेंटर बन गया है। तो जब रियल पावर सेंटर कोई और बन गया है तो वहां पे विरोध चालू हो गया। विरोध के साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई इनकी उम्र तो 75 क्रॉस कर चुकी है, इसलिए एक कानून लगना चाहिए। लेकिन ये एक बड़े लीडर हैं, इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। एक बार और वो पार्टी छोड़ के गए थे, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था, तब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। लिंगायत इन ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो एक आग भी है और धुआं भी है। येदियुरप्पा को जाना होगा, अभी नहीं,
लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो जो बीजेपी के अंदर जो अनसेड रूल है वो हर किसी पे लागू होना है, आज हो जाए या कल हो जाए। जी, आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर कोहिस्तान जिले के दासू इलाके में निर्माणाधीन दासू बांध परियोजना स्थल पर बस में हुए विस्फोट पर चीन ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि इस घटना में 9 चीनी नागरिकों और फ्रंटियर कॉर्प्स के 2 सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और 39 अन्य घायल हुए थे। विस्फोट के बाद बस गहरी खाई में गिर गई थी। इस घटना को लेकर चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिंग का कहना है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से खोजे जाएंगे और उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्षमताएं पर्याप्त नहीं हैं तो इसकी अनुमति के साथ चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्सेस को काम पर लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर चीन भी पाकिस्तान का दुश्मन बन गया तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा। देखिए, दुश्मन बनने से ज़्यादा शर्मनाक ये है कि भाई अब इतने बुरे दिन आ गए। वैसे तो ये न्यूक्लियर पावर अपने आप को कहता है पाकिस्तान। एक विस्फोट हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं और इनका हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा दोस्त चीन, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं तो हम अपनी सेना को भेजते हैं, हम अपने आर्मी को भेजते हैं, हम अपने मिसाइल्स भेजते हैं। अब यही दिन देखने को रह गया पाकिस्तान के पास। तो वैसे भी भूखा नंगा क्या करेगा। ये नाराज़गी क्यों है चीन की, इसको भी समझना ज़रूरी है। हादसा हुआ, पूरे बस में चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, उसमें 6 की मौत हुई और 40 के आसपास जो घायल हैं उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ इंजीनियर्स और वही लोग हैं, ये सीपेक के उसमें काम में जुटे हुए थे। जब ये हादसा हुआ तो पहले वहाँ की पुलिस ने, पाकिस्तान ने कह दिया भाई एक्सीडेंट है, क्योंकि उनको रेमिफिकेशंस मालूम था कि अब ये कहोगे कि भाई चाइनीज़ को जो है टेररिस्टों ने मार दिया तो अलग बवाल, चाइनीज़ जो है वो ये करेंगे। अब पहले आपने डिक्लेयर कर दिया भाई एक्सीडेंट है, फिर उसके बाद आपने डिक्लेयर किया कि नहीं, इसमें जो है वो टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, वो टेररिस्ट है। अब 3-4 अलग अलग थ्योरीज आपने दिया चाइनीज़ को कंफ्यूज करने के लिए। तो चाइनीज़ बोले कि भाई तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है, अकल नहीं है किसी भी घटना को इन्वेस्टिगेट करने का, तो हम आकर के खुद इसका सॉल्व कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें कि पाकिस्तान में जितनी भी आतंकी संगठन है वो सरवाइव तो अपने आप कर नहीं सकते। वहाँ पे जितने भी जो संगठन हैं आतंक से जुड़े हुए, वो तो जिहाद कर रहे हैं। जिहाद करना कराना पाकिस्तान की ऑफिशियल आइडियोलॉजी है। आईएसआई हर आतंकी संगठन के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ रहता है, अदर वो ट्रेनिंग में या फिर पैसे में, रिसोर्सेज में, हथियार में वो मुहैया कराता है। तो पाकिस्तान में अभी तक ये जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स को किसने मारा, तो इसमें एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या वो आतंकी संगठन वही लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का वरद हस्त प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसलिए चीन की तरफ से ये थ्रेट दिया गया है कि तुम नहीं कर सकते तो हम आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।